कक्षा 12 यूनिट 3 विद्युत रसायन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत रसायन के विषय में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के विषय में। जैसा कि नाम ही है से स्पष्ट है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का संबंध इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है और केमिस्ट्री का संबंध केमिकल एनर्जी से है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के मध्य ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है, रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। विद्युत रसायन का आधार ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और अपचयन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। यानी विद्युत रसायन का आधार रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। अब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं, ये चीज़ कक्षा 11 में पढ़ाया जा चुका है। एक बार फिर साथ में इसको रिवाइज करेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब होता है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये जिंक धातु है, जिंक धातु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Zn2+ बनता है। तो इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया में निकल रहा है, यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो किसी पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका उल्टा अपचयन होता है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी किसी पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे कॉपर आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर आयन द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया अपचयन या रिडक्शन कहलाती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, ये अपचयन की क्रिया है। दोनों को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बाएं वाले को बाएं साइड में जोड़ लेंगे, दाहिने वाले को दाएं साइड में जोड़ लेंगे। यानी Zn सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस, ये परिवर्तित हो रहा है Zn2+ एक्वस में और कॉपर सॉलिड में। यानी इस अभिक्रिया में जिंक का Zn+2 में ऑक्सीकरण हुआ और कॉपर आयन का कॉपर सॉलिड में अपचयन हुआ। अब इसी से एक टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वह होता है जो किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में स्वयं को ऑक्सीकृत करता है। यानी किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण होता है या जो स्पीशीज अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जो स्पीशीज अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट में RA और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में OA कहा जाता है। जैसे ये रेडॉक्स अभिक्रिया लिखी हुई है, जिसमें जिंक और कॉपर आयन परस्पर क्रिया करके Zn+2 आयन और कॉपर बनाते हैं। इस अभिक्रिया में जिंक का Zn2+ में ऑक्सीकरण होता है, यानी Zn अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, इसलिए Zn रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कॉपर आयन अपने आप को रिड्यूस कर लेता है कॉपर में, इसलिए कॉपर आयन इस अभिक्रिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यानी इस रेडॉक्स अभिक्रिया में
Zn रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कॉपर +2 आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर कोई स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उस स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया में या स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी केमिकल एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तब होगा जब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यानी जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है या परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे चालक की, कंडक्टर की। विद्युत रसायन चैप्टर में चालक या कंडक्टर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। चालक के विषय में आपको पता है चालक किसे कहते हैं, इसी पर आधारित ये चैप्टर है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचलन होता है उन्हें चालक या कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं धात्विक चालक और दूसरे को कहते हैं विद्युत अपघट्य। धात्विक चालक को अंग्रेजी में मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। धात्विक चालक का उदाहरण है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। ये सब विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल हैं। ये मेटेलिक कंडक्टर की एग्जाम्पल हैं। धात्विक चालकों की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। यानी पदार्थों की चालकता दो कारणों से होती है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है या मुक्त आयन के कारण होती है। तो जिन चालकों में की चालकता फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है उनको धात्विक चालक या मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं, और जिन चालकों की चालकता मुक्त आयन के कारण होती है या फ्री आयन के कारण होती है उनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य, और दूसरा होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य होता है जिसका आयोनाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। यानी वे विद्युत अपघट्य जिनका आयनन अपूर्ण होता है या आंशिक रूप से आयनन होता है उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है, कार्बोनिक एसिड है, ये सब दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। यानी वे विद्युत अपघट्य जिनका 100% या पूर्ण रूप से आयनन होता है उन्हें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। यानी जितने प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं या लवण होते हैं, ये सभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं। और जो वीक इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। अब इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण द्वारा समझाइए। सवाल 2019 में पूछा गया है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य को परिभाषित करेंगे, वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन होता है उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनन होता है उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है, कार्बोनिक एसिड है, ये सब दुर्बल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल है। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसको पढ़ने के पहले एक चीज़
जानना होगा कि धात्विक चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। धात्विक चालक यानी मेटेलिक कंडक्टर ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम है I बराबर E/R। तो जिस प्रकार से धात्विक चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, उसी तरह से विद्युत अपघट्य के विलयन भी ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियमानुसार I बराबर E/R होता है, जहाँ I विद्युत धारा है, E विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और R चालक का प्रतिरोध है। तो ये ओम्स लॉ फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। तो ओम्स लॉ के अनुसार I बराबर E/R इस नियम का पालन धात्विक चालक भी करते हैं और विद्युत अपघट्य के विलयन भी करते हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम उसका चालकत्व या कंडक्टेंस कहलाता है। इसे कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी विद्युत अपघटनी चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, वही उस चालक का चालकत्व कहलाता है, जिसे कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः चालकत्व C बराबर 1/R होता है, अर्थात चालकत्व बराबर 1/प्रतिरोध होता है। इस चालकत्व की इकाई प्रतिरोध की इकाई पर निर्भर करेगी। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, इसलिए चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स या ओमेगा इनवर्स होती है। ये इसे सीमेंस भी कहते हैं। यानी 1 सीमेन बराबर होता है 1 ओम इनवर्स। तो ये चालकत्व की इकाई हो गई। अब इसके बाद है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी और विशिष्ट प्रतिरोध को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी किसी चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात फिर सुनेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध R समानुपाती A हो जाएगा और प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती A हो जाएगा। यानी अब दोनों को एक में जोड़ेंगे तो R समानुपाती L/A होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई स्थिरांक लगेगा। स्थिरांक यहाँ लगेगा रो। तो ये हो गया R बराबर रो L/A या रो बराबर RA/L, जहाँ रो एक समानुपाती स्थिरांक है। इस समानुपाती स्थिरांक को चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी L बराबर 1 हो गया और A बराबर भी 1 हो गया, तो रो का मान R के बराबर होगा। अर्थात चालक की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होने पर चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। यानी पूछा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में किसी चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये कहेंगे कि जब किसी चालक की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी L बराबर 1 हो और A बराबर भी 1 हो, ऐसे परिस्थिति में उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है।